स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं डीएफसीसीआईएल के लिए। देखो, जो मिसलेनियस टॉपिक है जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, वो उसमें का जो है देखो डीएफसीसीआईएल ये पोर्शन बचा है, बाकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पूरा पूरा कंप्लीटेड है और रेलवे बजट 2021 बस। तो ये जो है कम से कम मैं ऐसा कह सकती हूँ आपको कि 2 घंटे का पोर्शन बच चुका है उस मिसलेनियस टॉपिक का। तो वो 2 घंटे का पोर्शन जो है वो 2 अलग अलग वीडियोस में आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो वो पूरा हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल वाला, ठीक है। जैसे ही वो 2 घंटे का पोर्शन हम अपलोड करते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब जो न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वाला। तो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में हम ये सारे जो चैप्टर है वो पूरे कंप्लीट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं और आज इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली जो है आज ये क्लास है इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले जान दीजिए, हमको पहले इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मार्केटिंग अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि हमको पहले पढ़ लेना होगा, अच्छे से समझना होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्फ्लेशन क्या होता है। तो वो जो टर्म है इकोनॉमिक्स के टर्म, वो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर मार्केटिंग का आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखो, इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑब्वियस है, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हम उसका इंट्रो पढ़ते हैं। देन पढ़ेंगे बजट एंड टैक्सेशन, ठीक है। बजट क्या है, कौन से आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन जो हमारा रेलवे का बजट है उसका क्या किस तरह का रोल है, वो सब कुछ हम जो है आराम से पढ़ेंगे। टैक्सेशन में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो हमारा पीडीएफ है, हमारा जो ई पीडीएफ आपको दिया गया है, उसमें जो इकोनॉमिक्स हमने आपको लिख कर दी है वो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि हर जो भी एग्ज़ाम होती है जैसे एसएससी, जो हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम, वहाँ पर वो पोर्शन बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। बट यहाँ जब मैंने पेपर पूरा अच्छे से देखा, एनालिसिस किया, पूरे हम लोग 1 हफ्ते से एनालिसिस कर रहे हैं तभी जाकर ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर पाए। तो उसमें हमको ये पता चला कि जो यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है डीएफसीसीआईएल का, वो पूरा का पूरा बिजनेस ओरिएंटेड है। तो डोंट वरी, जिन लोगों ने भी बुक खरीद रखा है हमारा, आपको उसमें से भी पढ़ना है और ये जो हम कंटेंट दे रहे हैं इसमें से भी पढ़ना है। सेकेंड थिंग, बाइलिंगुअल है पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले ही मैं अनाउंस कर दूं, पीडीएफ अभी नहीं मांगना है आप लोगों को। आप अगर कहोगे चैप्टर खत्म होती है, जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म किया मैम तो प्लीज हमें पीडीएफ दे दीजिए, नहीं, ये आपको पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम पीडीएफ नहीं देंगे और फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट जैसे ही हम इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस खत्म करते हैं तभी हम जो है पूरा पीडीएफ आपको अपलोड करा देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। अब बीच बीच में प्लीज मत मांगिए पीडीएफ। आप लोग क्या करते हो, पीडीएफ ले लेते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, वो चीज़ें आप ऐसे पाइल अप करके रख देते हो। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं हर एक पीडीएफ के पीछे, आप लोग हमारी क्लासेस भी नहीं देखते हो। तो प्लीज़ क्लासेस देखो, समझो। इकोनॉमिक्स खुद से नहीं समझ में आता, जब तक कोई अगला वाला नहीं समझाता तब तक नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। जितने भी क्लासेस होंगे, मैं अप्रॉक्स जो ये 10 क्लासेस में ख़त्म करूँगी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, 10 क्लासेस में हम मार्केटिंग वाला करेंगे। तो हम कहाँ तक थे, बजट एंड टैक्सेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है, महंगाई क्या चीज़ है, हम पढ़ेंगे एलपीजी पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे, शेड्यूल बैंक क्या होती है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती है, ठीक है, जो एनपीओ वाला चीज होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या चीज है, ये सब कुछ हम आराम से पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन से, जो लोन देते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक लोन देता है, आईएमएफ लोन देता है, एनडीबी लोन देता है। आप 2016 का पेपर, अगर प्रीवियस ईयर पेपर है आपके पास, ओपन करना, 2018 का पेपर ओपन करना, वहां पे पहला या दूसरा क्वेश्चन ही आपको मिलेगा एनडीबी बैंक से रिलेटेड, ठीक है, एनडीबी बैंक से रिलेटेड। 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे। 5 ईयर्स प्लान जो है अभी हाल फिलहाल 2017 में ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद से है जो विजन आया है, ठीक है। तो न्यू विजन, जो विजन बोर्ड या फिर कह सकते हो विजन रिपोर्ट नीति आयोग ने अब नया स्टार्ट किया है, विजन रिपोर्ट क्या चीज़ है वो पढ़ेंगे। बाद में हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट वगैरह पढ़ेंगे। देन नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी नेशनल इनकम आती कहाँ से है, हमको सर्विस के लिए इतना ज़्यादा क्यों
पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो टर्शरी हमारा सेक्टर है वो कितना इतना फेमस क्यों है, ये सब कुछ हम देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ मार्केट देखेंगे और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज बच्चों अच्छे से पढ़ना सब कुछ। अब मार्केटिंग का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। मार्केटिंग का इतना ये सिलेबस देख के डरिए मत, ये जो है काइंड ऑफ छोटे छोटे पॉइंट्स है कि इतना ही पढ़ना है हमको। और मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग पूरा 12 मार्क्स के लिए आएगा, उसमें इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछा जाएगा। सपोज 7 से 8 मार्क्स के लिए इकोनॉमिक्स ही पूछा जाएगा और 4 से 5 मार्क्स के लिए जो है हमारा मार्केटिंग पूछा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन अच्छे से कर लो, मुझसे पढ़ लो अच्छे से। मार्केटिंग भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये इतना ज्यादा सिलेबस देख के डरना मत। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केटिंग, नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या हम मार्केट कर सकते हैं, मतलब क्या बेच सकते हैं या फिर किसके बारे में इतना मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, क्या फिलोसफीज है, क्वेश्चन बन सकता है किसी फिलोसोफर का या फिर कोई जानकार है इकोनॉमिक्स का और उसने कोई फिलोसफी दे दी तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, रोल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइसिंग, physical distribution, channels of distribution, types of channels, physical distribution covers, promotion, advertising, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। तो ये सब कुछ देख के हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि हमारा पीडीएफ जो है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी मिलेगा हिंदी में भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज डरिए मत। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की, क्या है इकोनॉमिक्स, हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्लो चार्ट है ये देखिए, ये फ्लो चार्ट आपको जो है आराम से देखना है और इसको समझना है। ये अगर आपने फ्लो चार्ट समझ लिया तो आप इकोनॉमिक्स समझ जाओगे। फ्लो चार्ट में सबसे पहली पॉइंट क्या है, स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब होता है जो आपके पास संसाधन है वो सीमित है, ठीक है, थोड़े से ही है। उस संसाधनों का आप अगर उसका अलोकेशन का मतलब होता है कि उसका जो डिवाइडेशन है, उसका जो यूज करने का तरीका, उसका जो सप्लाई चेन है, अगर सही नहीं रखोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है पोर्शन, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, जो अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड डिमांड्स है लोगों की, वो अगर आप फुलफिल करोगे तो आपकी इकोनॉमिक्स क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक्स एकदम स्टेबल हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एक हमारा फ्लो चार्ट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस ये फ्लो चार्ट अगर आपने दिमाग में रख लिया ना, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आप उसका जो है आंसर कर पाओगे। अब मैं आपको इसी का ना एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, वेनेजुला का एग्जाम्पल देती हूँ। देखो वेनेजुला का क्या हुआ कि वेनेजुला क्राइसिस में कैसे गए ये पहले देखो। वेनेजुला एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में आती है, ठीक है। तो ये कंट्री के पास ऑयल के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, ठीक है, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, रिजर्व्स अवेलेबल थे। तो अराउंड 1930 के दौरान, 1930 के दौरान क्या हुआ था, जैसे ही ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे, इन लोगों ने इनका ऑयल बेचना स्टार्ट किया। बट इन लोगों ने आगे का कुछ सोचा ही नहीं। जैसे हमारी सरकार 5 ईयर प्लान्स लेके आती है या फिर 10 साल का पूरा विजन रिपोर्ट लेके आती है, इस तरह का इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। और इन्होंने क्या किया, जो इनकी कैश काऊ है, कैश काऊ किसको कहते हैं, जो आपका प्रोडक्ट है जिससे आपको पैसे आएंगे, तो इनका कैश काऊ क्या है, इनका जो ऑयल रिजर्व है ये इनका कैश काऊ था वेनेजुला का। जिम्बाब्वे का भी एक एग्जांपल है, वो हम इन्फ्लेशन के टाइम पे पढ़ेंगे वो चैप्टर में, बट अभी वेनेजुला का ही देखते हैं एग्जाम्पल। तो वेनेजुला ने क्या किया कि उसका कैश काऊ को अच्छे से देखा ही नहीं। जो हमारे इनके जो ऑयल रिजर्व्स थे, तो जो ऑयल प्रोडक्शन जो इनका होता था 1930s के दरमियान थोड़ा सा ही प्रोडक्शन था इनका, बट जो डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में वो ये लोग जो है सप्लाई करने लगे। अब वर्ल्ड में जो सप्लाई करने लगे तो इनको क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे, इनको डॉलर बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे। डॉलर में पैसे आते थे तो ये लोग क्या करते थे, स्टॉक में रख देते थे पैसे, ठीक है, पैसे ये लोग रखते थे। इनका पहले एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हुआ करता था, अभी तो निकोलस मुद्रो है, निकोलस है, लेकिन पहले जो उनके पहले देन जो प्रेसिडेंट था उन्होंने क्या किया था, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क करते थे, ठीक है, वो बंदा सिर्फ सोशल वर्क करता था। वो उसने क्या किया कि जो भी वेनेजुला के नागरिक है उनको जितना भी फूड है, जितना भी मेडिसिन वगैरह जो भी इंपोर्ट किया जाता था, वो
मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से कम देता था। मतलब देखो, कोई मेडिसिन है, अब इंडिया से कोई मेडिसिन जा रही है तो सपोज 100 रुपीज़ की वो मेडिसिन उनको जो है हमने दी कि भाई ये जो पैरासीटामोल की ये पूरा एक जो आपको टैबलेट का सेट है, 10 टैबलेट का सेट, ये 100 रुपीज़ का है सपोज, ठीक है। तो इस 100 रुपीज़ का ये लोग 100 रुपीज़ तो पे करते थे। कौन पे करता था? सरकार पे करती थी। लेकिन वेनेजुला की सरकार उनके लोगों को ये 50 रुपए में ही जो है देती थी। मतलब हाफ प्राइस में वो अपने लोगों को वो चीज़ बांटता था। जैसे कि फूड, जो खाना होता था उसके ऊपर सब्सिडी दे रखी थी इन्होंने कि भाई कोई भी आए, सरकारी जो उनके होटल्स हुआ करते थे वहाँ पर सब्सिडीज में वो खा सकते थे। मतलब और जो चीज़ है रॉ मटेरियल वो सब्सिडी उसने प्रोवाइड कर रखी थी। सब्सिडी क्या होता है? राशन की दुकान में क्या होता है, हमको वो जो राशन होता है वो सस्ते में तो मिलता है, वो सब्सिडी के अंदर ही तो आता है। उसमें क्या होता है कि सरकार एक हिस्सा पैसे देती है उस इंसान के सर्वाइवल के लिए। सेम वेनेजुला का ये केस है, उसने उसके जो स्केर्स रिसोर्सेस है, जो भी ऑयल रिजर्व है, वो ऑयल रिजर्व के पैसे से सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क किया कि भाई हमारे जो वेनेजुला के नागरिक है वो लोग भूखे नहीं मरने चाहिए, उनको मेडिसिन मिलना चाहिए। बट उन्हें ये समझ में नहीं आया कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम पैसे देंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम पैसे उन लोगों से लेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा जो खजाना है, सरकारी खजाना, उसके ऊपर बोझ आएगा। और वैसा ही हुआ। 1999 की बात है। 1999 के टाइम पर हुआ यूँ था कि ऑयल के प्राइसेस अचानक से कम हो गए, ठीक है। पर बैरल जो $100 से जा रहा था वो बहुत ही कम, $70, $50, $10, इस तरह का मतलब जो है लॉस हुआ 1999 में। और इनका सिर्फ और सिर्फ मेन एक ही रिसोर्स था कैश का, वो क्या था? ऑयल रिजर्व। ऑयल से ये लोग पैसे कमाते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? 1999 में प्राइसेस जैसे ही कम हुए यहाँ पर होने शुरू हो गई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। यहाँ पर महंगाई क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पे जो पैसा आ रहा था सरकार को वो पैसा मिल ही नहीं रहा था। और ये जो वेनेजुला की सरकार है तब भी ये लोग माने नहीं। ये लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, किसी अच्छे इकोनॉमिक्स को हायर नहीं किया, पता नहीं ऐसे क्यों हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया फिर? इनके जो ऑयल रिजर्व था, ऑयल बैरल्स, चाइना को बेचे, ठीक है। चाइना से उन्होंने पैसे लिए। अब चाइना क्या करता है? ऐसे किसी को पैसे देता नहीं। एक तो वो लैंड पूरा एक्विजिशन कर लेता है, और अगर उसको लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उनके पास जो रिसोर्सेस है वो कम प्राइसेस में खरीदता है। सेम वेनेजुला के साथ ऐसा ही हुआ। चाइना ने क्या किया? जो ऑयल रिजर्व है, वो जो ऑयल बैरल है, वो जो मार्केट रेट से बहुत ही कम प्राइसेस में जो है खरीदा इनसे, वेनेजुला से, और पैसे दिए। रशिया से इन्होंने पैसे उधारी लिए, ठीक है, मतलब उन्होंने बोरो किए पैसे। बट वो पैसे जितने भी ये बोरो करता था वो सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क में, मतलब वहाँ के नागरिकों को देने का काम करता था। और इनकी सरकार बहुत ही ज़्यादा करप्ट थी, मतलब हाई लेवल से लेके प्यून तक सारे के सारे करप्ट थे। इसीलिए ये जो है वेनेजुला इतना ज़्यादा गंदा क्राइसिस में आ चुका है। अभी इसकी जीडीपी -20% है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा जो है ये जीडीपी, या फिर कह सकते हैं इनका इकोनॉमिक्स कितना ख़राब है इनका। कुछ इस तरह से कि यहाँ के 45 लाख जो नागरिक थे वो दूसरे देशों में जो है पलायन कर गए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हुई है। और बहुत काइंड ऑफ 30% जनता इनकी वेनेजुला छोड़कर चली गई है। और अभी फिलहाल कोरोना क्राइसिस भी इतना ज़्यादा हुआ था, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें हुई। और क्या हुआ? निकोलस जो अभी का यहाँ का प्रेसिडेंट है, इसने क्या किया? इसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया है। इन्होंने क्या किया कि अब तो पैसे की तो तंगी है, मार्केट में पैसा तो नहीं है, तो इसने क्या किया? पैसों का प्रिंटिंग ज़्यादा कर दिया। आपने कभी सोचा होगा ना कि भाई सरकार पैसे क्यों नहीं बांट देती, क्यों नहीं दे देती हर एक इंसान को 15-15 लाख? प्रिंटिंग तो करना है, प्रिंटिंग करने में क्या जाता है ना। इसने भी यही सोचा, पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया इस बंदे ने। प्रिंटिंग करा दी, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंटिंग करा दी, पैसे बहुत ज़्यादा प्रिंट करा दिए इसने। और हुआ यूं कि जैसे ही आपके पास जो मार्केट में लिक्विडिटी कहते हैं उसको, ठीक है, मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है, लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाती है, तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों?
देखो सपोज कोई एक काइंड ऑफ मेडिसिन ही है, सपोज कोई एक मास्क है, ठीक है, एक ही मास्क है पूरे जितने भी पूरे ब्लॉक में रहते हो, जितना भी आपका कॉलोनी है, वो एक कॉलोनी में एक ही मेडिसिन का वो जो क्या कहते हैं मेडिकल शॉप है, और उसमें सिर्फ एक जो है मास्क पड़ा हुआ है, बस एक मास्क। अब आप सोचोगे एक ही मास्क है, डिमांड बहुत सारी है, 10 लोग आए उसको खरीदने के लिए, तो फिर क्या होगा, उस मास्क के लिए बोली लगेगी। अगर कोई कहता है कि मैं उसको 100 रुपीज़ में खरीदूंगा, तो कोई दूसरा क्या बोलेगा, मेरे पास भी तो पैसे है, मैं उसको 110 में खरीदूंगा। तो एक सिंपल सा 30 रुपये वाला मास्क 130 रुपीज़ में बिक गया। तो इस तरह की चीज़ें होती है, इसीलिए ज़्यादा पैसा प्रिंट नहीं किया जाता, ज़्यादा लिक्विडिटी जो है बाहर मार्केट में नहीं दी जाती। अगर सपोज बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में चला भी गया, तो आरबीआई क्या करता है, वो लिक्विडिटी किसी भी तरह से जो है निकाल लेता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट मैं आपको बता रही हूँ कि वेनेजुएला ने क्या किया, उसके जो स्केर्स रिसोर्सेस है, जो कैश काउ है, कैश काउ, ठीक है, उसी को सही से इस्तेमाल नहीं किया। और जब इसका डिमांड बढ़ रहा था 1930 में, तो ये लोगों ने क्या किया, जो इसका प्रोडक्शन हाउस है उस पे पैसे नहीं लगाया, उसका मेंटेनेंस नहीं किया। तो प्रोडक्शन हाउस का मेंटेनेंस नहीं करोगे आप लोग, ठीक है, जो चीज़ आपको पैसा दे रही है, जैसे अभी इंडियन रेलवे ही, अब इंडियन रेलवे इतना ज़्यादा पैसा जो है, एक्चुअली DFCCIL बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देगी इंडियन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको। अगर DFCCIL ही अपना पूरा कॉरिडोर का अगर मेंटेनेंस अच्छे से नहीं करेगी, तो एक्सीडेंट होंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा, जो डिमांड होगी उसको सप्लाई नहीं कर पाएगा, इस तरह की चीज़ें होगी। तो सेम वेनेजुएला के साथ ये केस हुआ है। आपको अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ चुका होगा, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया है। आपको पता है वो वेनेजुएला का जो एक वेनेजुएला की जो हमारी करेंसी है बोलीवियर, तो वो $1 के हिसाब से 10,000 बोलीवियर, मतलब इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है उनका करेंसी। और अगर आप ऐसे देखोगे इंडियन रुपीज़, तो $1 के हिसाब से हमारे 73 रुपीज़ कुछ इस तरह का जो है अमाउंट रहता है। उससे ज़्यादा मतलब 75 वगैरह कभी नहीं होता है, तो 70 के आसपास भी रहता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपने देखा इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। अब जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, प्लीज़ याद रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। तो एक मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होती है माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और दूसरा है मैक्रो मतलब व्यापक, ठीक है, हिंदी में भी प्रोवाइड कर रखा है, डोंट वरी। तो देखो मैंने जैसा आपको बता रखा है कि इकोनॉमिक्स, अब जैसे इंडिया की बात कर ले, तो हम लोग सर्विस सेक्टर में बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमारा जो संसाधन है, अब यहाँ पे ये सिंपल सी आपको हिंदी वाला मैं पढ़ के सुनाती हूँ। राष्ट्र में उपस्थित सीमित संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि पूरे राष्ट्र के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतें पूरी की जा सकती है, इसको क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। तो वेनेजुएला ने क्या किया, उसके पास जो अवेलेबल था संसाधन, उसका अच्छे से उपयोग नहीं किया, इसीलिए वो हर एक इंडिविजुअल की डिमांड, जो उसके नागरिक हैं उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। अब इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया कि इतनी सिंपल सी बात है, आपके पास जो अवेलेबल है उसका आप अच्छे से यूज करें, उससे और पैसा कैसे कमाया जा सकता है उसी के साथ साथ, ठीक है। जैसे सपोज अभी सऊदी अरेबिया की सेम कंडीशन है, सऊदी अरेबिया मोस्ट ऑफ जो उसका जितना भी रेवेन्यू आता है वो ऑयल की वजह से आता है। बट सऊदी अरेबिया का प्रिंस जो है बहुत ही होशियार बंदा है, उसने क्या किया कि अब जो है थोड़ा सा उसने सेक्टर चेंज किया, अब वो जो है पूरा ट्रैवलिंग सेक्टर पे पैसा लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग सेक्टर से पैसे आने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे, शेल गैस वाली चीजें बढ़ेंगी, ठीक है, शेल गैस का डिमांड बढ़ेगा, तो इसके पेट्रोल को कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, इसके पेट्रोल को कोई पूछेगा नहीं। और जैसे पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो पेट्रोल का भाव आगे जाकर बहुत ही ज्यादा कम होगा, ठीक है, इस तरह की चीजें होगी। तो इसने अपना सेक्टर ही चेंज कर दिया, जो कैश काउ इसका एक था उससे दूसरा कैश काउ बना रहा है ये, जो कि है ट्रैवलिंग सेक्टर। इस तरह की चीजें होती है। इंडिया में
ये 2016 की बात है। 2016 में पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल के प्राइसेस कम थे, हमने बहुत ज़्यादा पेट्रोल खरीदा, बट इंडिया में पेट्रोल के प्राइस कम नहीं हुए। क्यों कम नहीं हुए? क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पैसे निकालना चाहती थी जो मार्केट में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मार्केट में पड़ा हुआ पैसा है वो निकालना चाहती थी, जो एनपीए बढ़ा हुआ है वो कम करना चाहती थी। आगे हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, आज ही अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो एकदम से आपके दिमाग में काइंड ऑफ ऐसे चलने लगेगा कि ऐसा भी होता है, अच्छा इंडियन गवर्नमेंट ऐसा भी करती है, हम लोगों को लूट रही है ना, ऑल दैट। तो समझिए हर एक का जो है एक पैटर्न है, हम वो पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ेंगे और फिर आपको सब कुछ इकोनॉमिक्स समझ में आ जाने लगेगा, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो एक हमारा व्यक्तिगत है, जैसे आपका सिंगल वन, ठीक है। और अगर मैक्रो बोला जाए तो होल यूनिट, होल यूनिट में पूरा का पूरा एक कंपनी आ सकता है, या फिर पूरा का पूरा एक स्टेट आ सकता है, या फिर पूरा का पूरा एक देश आ सकता है, ठीक है, वो होता है मैक्रो। फिर जो इसमें देखो हमने पूरा डिफरेंशिएट करके दिया है आपको। मेजर डिटर्मिनेंट जो प्राइस होता है, अहम हिस्सा, कीमत, और यहाँ पर होता है इनकम, ठीक है। मैक्रो का जो होता है, देखो ज्यादा तो यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल देखा जाए तो वहां पर प्राइस मायने रखता है, और अगर आप पूरा एक देश का सोच रहे हो तो फिर एक इनकम क्या आ रही है वो मायने रखता है वहां पे, जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें, ठीक है। और देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता जो थे वो थे एडम स्मिथ, ठीक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता है वो है जॉन मेनर्ड केनेस, ठीक है, केनेस। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, जॉन मेनर्ड केनेस करके, ठीक है, ये समझ लीजिए। और यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल का सप्लाई मायने रखता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मायने रखता है। एग्रीगेट से आपको समझ में आ गया होगा कि सबको कंसिडर किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि 60% आपका एग्रीगेट है, इसका मतलब है कि पूरे साल में अगर 60% पूरा मिलाकर अगर 60% हो रहा है तभी आप इसके लिए इलिजिबल हो, अदरवाइज आप इलिजिबल नहीं हो। सेम यहाँ पर है, एग्रीगेट मतलब सारा का सारा जो है यहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा वो देश का पूरा सप्लाई एंड डिमांड ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। तो इस तरह से बता दिया मैंने। सेम यहाँ पर है, देखो इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा गया है, कौन सा है वो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये किससे इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है, सेम है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जेएम केनिन्स है, ठीक है, जेएम केनिन्स है। 1933 में रेंजर फ्रिश डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो दो हिस्सों में बांटा गया है इकोनॉमिक्स को, वो किसने बांटा है और कब बांटा है, 1933 में बांटा है, किसने, रेंजर फ्रिश ने, ठीक है, रेंजर फ्रिश, ठीक है, इसने डिवाइड किया है। तो इसका नाम याद रख लो, कुछ ट्रिक वगैरह बना के इसका नाम याद रख लो, रैगनर फ्रिश, ठीक है, रैगनर फ्रिश है ये, सॉरी मैं रेंजर पढ़ लिया, रैगनर फ्रिश का नाम याद रख लो। इसी ने जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना नहीं पूछेगा, बस आपको एक ही क्वेश्चन बनता है हमेशा की तरह, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो एडम स्मिथ है, नाम याद रख लो, वेल्थ ऑफ नेशन जिसने बुक लिखी है, ठीक है, जिस बंदे ने बुक लिखी है। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, कि इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है, एक्चुअल में पैसा किसी देश को कहाँ से आता है। जैसे कि हमारा इंडिया का मैं आपको बता दूं, टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो सब कुछ पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हम सर्विस प्रोवाइड करने में नंबर 1 पोजीशन पर है। जैसे कि आईटी सेक्टर में हम सर्विस बहुत बढ़िया प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसिंग में सर्विस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, डायमंड पॉलिशिंग में हमारी कोई हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप देखोगे सूरत में डायमंड का पॉलिशिंग, पूरे दुनिया में जितना डायमंड बनता है वो सारा पॉलिश होकर, उसमें का जो मतलब पूरे दुनिया का जो डायमंड है वो पॉलिश कहाँ से होकर जाता है, तो इंडिया से पॉलिश होकर जाता है। ऑयल रिफाइनरी में, ठीक है, ऑयल रिफाइन करके देने में हम ही कारगर है, हम ही नंबर 1 पोजीशन पे है। तो हम सर्विस बहुत बढ़िया प्रोवाइड करके देते हैं।
इस तरह की चीज़ें, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा निवेश भी करते हैं। हम जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको अमाउंट देते हैं, उनको टैक्सेशन में थोड़ा सा उनको काइंड ऑफ छूट दे देते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अल्टीमेटली वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर देगी, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल की डिमांड वो अल्टीमेटली पूरी करती है। इसीलिए मॉरिशस में जो है आधे से ज़्यादा, मॉरिशस एफडीआई जो आता है हमारा, फॉरेन जो हमारा फॉरेन रिजर्व, एक्चुअली फॉरेन रिजर्व नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन के लोग जो यहाँ पर, यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते हैं, वहाँ जाकर जॉब करते हैं, तो वहाँ से जो पैसा भेजा जाता है ऑल, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इंडिया की इकोनॉमिक्स, इंडिया का अर्थशास्त्र बहुत बढ़िया है, बहुत पहले से, ठीक है, बहुत पहले से बहुत ही अच्छा है। अभी फिलहाल थोड़ा सा ऐसा है ना कि टाइमिंग खराब चल रहा है, इसलिए हमारा जीडीपी खराब है, लेकिन 2022 के बाद से बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, मार्केटिंग की भी क्लासेस होगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी अभी आपको, पीडीएफ मिलेगी सारे क्लासेस खत्म होने के बाद। पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जैसे मैं खत्म कर दूँ, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी। तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करना। आप मुझे जो बायोलॉजी के क्लासेस मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं, 4 क्लासेस हो चुकी है, उसके लिए कोई अच्छा जितना देख नहीं रहा है, इतना अच्छे से आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। पेड कोर्सेज आपको परचेस करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इतना अच्छे से बायोलॉजी समझाया जाएगा। तो प्लीज़ आप बायोलॉजी की क्लासेस देखिए, 12-15 मार्क्स के लिए पूरा बायोलॉजी पूछा जाएगा, उसको हल्के में मत लेना उस सब्जेक्ट को, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अभी तो पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आज अपलोड कर दूंगी, तो वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आज तो हमने रेस्पिरेशन सिस्टम कर लिया है, कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे, तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।